जी, तो हम बात कर रहे हैं जो आज मंत्रिमंडल बनाया गया है, कितना सही है, क्या सोच करके बनाया है। आपसे जानना चाहेंगे डॉक्टर धीमान कि ये जो मंत्रिमंडल की जो पूरी बातें चल रही हैं, पूरा सधा हुआ, तकरीबन सभी पैनलिस्ट बता रहे हैं कि सोच समझकर बनाया गया है। क्षेत्र को भी, जात पात, जातीय समीकरण भी उसमें सही बैठाए गए हैं। इसके अलावा इस मंत्रिमंडल में क्या नई चीज़ आपको लगती है? एक चीज तो मैं थोड़ा सा पुरानी बताना चाहूंगा, जो राव इंद्रजीत वाला सवाल था कि आज उन्होंने नो कमेंट्स किया है। जी जी। लेकिन कल जब ये मंत्रिमंडल का गठन के लिए नामों में चर्चा हो रही थी, उस मीटिंग में राव इंद्रजीत शामिल थे और राव इंद्रजीत ने अपने एक व्यक्ति को, जो आज मंत्री बने हैं विक्रम ठेकेदार, ये उन्हीं की प्रयासों से ही मंत्री बने हैं। तो पता नहीं आज उन्होंने क्यों प्रतिक्रिया नहीं दी, ये तो सिर्फ इतनी सी बात थी। लेकिन जो दूसरा एक संयोग देखिए इस मंत्रिमंडल का, जहां जातीय समीकरण बैठाए गए हैं, जहां 10 में से 8 लोकसभा क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व दिया गया है, पर एक संयोग ही है कि चौधरी पहले भी रोहतक में थी और आज 5 मंत्री भी कहीं ना कहीं जिनका संबंध रोहतक से है, किसी ना किसी उनका संयोग हो गया है। अगर संयोग आपने आपके पास भी कोई तैयार है तो उसको बता सकते हैं, नहीं तो फिर मैं जी बिल्कुल, हम आपको पहले ये दिखाना चाहेंगे एक रिपोर्ट जिसमें संयोग से पहले भी 10 साल रोहतक में चौधर रही है और इस बार भी चौधर कहीं ना कहीं रोहतक में, चाहे ये इत्तेफाक है लेकिन रोहतक में ही चौधर दिखाई दे रही है, जिसमें खुद जो मनोहर लाल खट्टर हैं वो भी रोहतक से हैं, कविता जैन हैं रोहतक की बेटी हैं, ओम प्रकाश धनखड़ हैं, कैप्टन अभिमन्यु उनका आशियाना ही वहां पर है। तो फिलहाल हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें जो पीछे की सरकार थी रोहतक की चौधर की अगर बात करें तो इत्तेफाक से इस बार भी कहीं ना कहीं वो चीज दिखाई दे रही है। के अंदर इतना जोश और इतनी ताकत है कि बहुत ही खुशी का माहौल है। रोहतक के बनियानी गांव के लोगों ने ये जश्न मनाकर मनोहर लाल खट्टर के मुख्यमंत्री बनने पर खुशी जाहिर की। खट्टर ने जैसे ही मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, उनके पैतृक गांव के लोगों के चेहरे पर चौधर मिलने की खुशी देखी जा सकती थी। मनोहर लाल खट्टर के साथ 6 विधायकों ने मंत्री पद और 3 विधायकों में से 2 ने राज्य मंत्री और 1 ने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार की शपथ भी ली। इस शपथ ग्रहण के साथ मंत्रिमंडल में रोहतक कनेक्शन पर भी चर्चा शुरू हो गई है। वजह है कि सीएम समेत जिन 10 विधायकों ने शपथ ली है, उनमें 5 का नाता कहीं न कहीं रोहतक से जुड़ा है। सबसे पहले सीएम मनोहर लाल खट्टर, जो रोहतक के बनियानी गांव से हैं, रोहतक से सीएम चुना गया तो शहर में जश्न तो होना ही था। इसके बाद बात ओम प्रकाश धनखड़ की करें तो धनखड़ रोहतक लोकसभा के बादली विधानसभा से विधायक हैं, यानी रोहतक कनेक्शन ओपी धनखड़ से भी जुड़ा है। मंत्रिमंडल में रोहतक की चौधर इसलिए भी कही जा सकती है कि कैप्टन अभिमन्यु, जिन्हें सीएम पद के लिए भी दावेदार माना जा रहा था, उन्हें भी मंत्रिमंडल में अहम जगह दी गई है और कैप्टन अभिमन्यु तो रहते ही रोहतक में हैं। सोनीपत से विधायक कविता जैन को भी मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। कविता जैन विधायक बेशक सोनीपत से हों, लेकिन बेटी रोहतक की हैं। अलावा बीजेपी विधायक विक्रम ठेकेदार भी मंत्रिमंडल के सदस्य हैं और विक्रम ठेकेदार भी रोहतक लोकसभा के कोसली विधानसभा से विधायक हैं, यानी उनका नाता भी रोहतक से ही जुड़ा है। मंत्रिमंडल में 10 विधायकों के बारे में अगर बात की जाए तो करीब करीब हर वर्ग और हर समुदाय को तवज्जो देने की कोशिश की गई है। मंत्रिमंडल के हिसाब से कहा जा सकता है कि अनदेखी और उपेक्षा की शिकायत करने वाले अहीरवाल क्षेत्र और पंजाबी समुदाय के लोग भी अपने विकास के सपने देख रहे होंगे। लेकिन संयोग ही कहा जाएगा कि 5 मंत्रियों के रोहतक कनेक्शन से एक बार फिर चौधर के मामले में रोहतक ने बाजी मार ली है। ब्यूरो रिपोर्ट, एवन तहलका, हरियाणा। जी, तो रोहतक की चौधर कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। वीर कुमार यादव जी, आपने भी सुना, क्या कहेंगे? देखिए, आप स्वयं कह रहे हैं कि संयोग है, तो निश्चित तौर पर जो आपने रिपोर्ट दी है ये संयोग के नाते आप कह सकते हैं, लेकिन प्रतिनिधित्व तो अलग अलग क्षेत्रों में व्यक्ति का जो कार्य क्षेत्र है, चुनाव लड़ा या जहां वो काम कर रहे हैं, चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री जी हों, कैप्टन अभिमन्यु जी हों, उनके कार्य क्षेत्र की दृष्टि से डॉक्टर धीमान जी ने भी बताया कि 8 लोकसभा क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व करते रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
तो दोनों तो बात ठीक नहीं हो सकती। वो बात भी डॉक्टर धीमान जी कह रहे हैं कि 8 का रिप्रेजेंटेशन है और यह बात भी आप ही कह रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये उचित नहीं है। चौधर की बात कोई नहीं है, सीधी सीधी सभी वर्गों को, सभी क्षेत्रों को और अनुभव की दृष्टि से, युवा की दृष्टि से और बैलेंस किया जाए, इस बात का ज्यादा ध्यान रखा गया है। लेकिन गुमान तो हो रहा है वीर कुमार यादव जी, वीर कुमार जी, जिन नेताओं की हमने बात की है, 5 मंत्रियों की जिन हमने बात की है, वहां की जनता को गुमान तो इस चीज का है कि हमारे नेता कहीं ना कहीं खुशी है उनके, मंत्री बने हैं और घूमेंगे, काम भी होगा, सब कुछ होगा, तो गुमान कहीं ना कहीं है। तो चौधर तो फिर अपने आप ही, अगर आप उसको पॉजिटिव सेंस में ले तो चौधर तो अच्छी बात होती है। बहुत अच्छी बात है। मैं देखिए, किसी एक नेता के बारे में कई जगह खुशियां मनाई जाए, इसका मतलब उनकी बहुत लोकप्रियता और स्वीकार्यता ये तो अच्छी है, तो इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन मैंने कहा कि प्रयास जो है वो पूरे हरियाणा को उचित प्रतिनिधित्व मिले, ये प्रयास किया गया है। अभी आपने कहा कि भाई 2 अहिरवाल से 2 हैं, तो निश्चित तौर पर अब अहिरवाल के लिए भी अच्छी बात है और उनको रोहतक से संयोग से जोड़ा जाता है तो रोहतक के लिए भी अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। हमारे नेताओं को एक से ज्यादा स्थान पर और एक से ज्यादा मान लीजिए उनको सम्मान मिलता है, तो हमें खुशी है। जी टुकराल साहब, आप कुछ देखिए, हम जरा इससे, इस क्षेत्र से, रोहतक से, क्षेत्रवाद से, या जो है आपका कहीं बागड़ी हैं और कहीं पे आपके देसवाल हैं, कहीं पे अहिरवाल हैं, कहीं पे ये बांगड़ का इलाका पड़ता है। इससे अगर ऊंचा उठ के थोड़ा सा सोचें जी कि एक छोटा सा प्रांत है, 90 सिर्फ विधानसभा क्षेत्र हैं, 10 सिर्फ लोकसभा क्षेत्र हैं जी। अगर अब इससे ऊंचा उठ के एक हट के देखें कि एक मुख्यमंत्री जो रोहतक का रहने वाला है और करनाल से इलेक्शन लड़ता है और अच्छे वोटों से जीतता है, क्या वो हरियाणा का लीडर नहीं हो सकता? या कोई मंत्री सरसा से, फरीदाबाद से, हिसार से, कहीं से निकल के आया, अम्बाला से निकल के आया जी, तो क्या वो हो नहीं सकता? क्या कभी पंचकूला का विधायक मुख्यमंत्री नहीं बन पाएगा जी? क्या इन जगह से ये लोग जो उठ के आएंगे, क्या वो क्षेत्रवाद से, धर्म के, जातिवाद से, धर्म से ऊपर उठ के हरियाणा प्रांत की या देश की बात नहीं करेंगे? जी बिल्कुल। इसमें बादली के अगर विधायक कृषि मंत्री बन जाता है तो सिरसा में अगर फसल सूख रही है तो उसकी चिंता उसको होनी चाहिए, पानी वहां पर भी देना चाहिए। आप कुछ पूछना चाह रहे थे कौशल साहब? मैं इस बार यादव जी को पूछना नहीं चाह रहा, बल्कि मैं डॉक्टर धीमान से पीछे नहीं रहना चाहता। मैं भी यादव साहब के बिहाफ पे एक उत्तर देना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। देखिए, एक तो मैं ठुकराल साहब की बात से बहुत सहमत हूँ कि छोटा सा प्रदेश है और यहाँ पे नए प्रयोग पहले भी हुए हैं। भजन लाल, कुलदीप बिश्नोई जी दूसरी जगह से जा जाकर लड़ते रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, और फिर बड़े पदों पे भी रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा की राजधानी है, यहाँ पे पंजाब और हरियाणा के लोगों का किसी न किसी तरह चंडीगढ़ से नाता जरूर है जी। इसी तरह रोहतक जो है वो हरियाणा की राजनीतिक जो है वो राजधानी है, पॉलिटिकल कैपिटल हम कह सकते हैं कि वो पॉलिटिकल एक तो बिल्कुल कह सकते केंद्र है। तो ये यादव जी की तरफ से मैं यही कहना चाहता हूँ, ये हल्के फुल्के अंदाज की बात है कि रोहतक से किसी न किसी तरह लगाव रहना स्वाभाविक हो सकता है। जी बिल्कुल। हमने की मंत्रिमंडल की, फिलहाल हम बात करेंगे कि आज जब मंत्रिमंडल का गठन हो गया है उसके बाद जो सबसे पहली, तुरंत बाद उसके करीब 3 बजे आज दोपहर को मुख्यमंत्री ने जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके साथ बैठक की और उस बैठक में अपना पहला एजेंडा क्या रहा मुख्यमंत्री का, आइए वो आपको सबसे पहले सुनवाते हैं। केवल पॉलिटिकल लोगों को चलानी होती ऐसा नहीं है, नीति निर्धारण का काम ठीक है, निश्चित रूप से विधायिका का जो होगा उसके बाद सब उसकी जिम्मेवारी हम सब लोगों पर है, मिल करके उसको हरियाणा हित में 2.5 करोड़ अपनी लगभग जनता है, उस जनता जनार्दन के हित में हम सब लोग सरकार को चलाएंगे, लेकिन गोल हमारा है वो जनहित है। जनहित दिखना चाहिए, शैली कोई भी हो उसमें कोई अंतर नहीं पड़ता है। इस नाते से हम सब एक दूसरे के साथ मिल करके कंधे से कंधा मिला के आगे चले, इतना ही आप लोगों से आज के अवसर पर मैं निवेदन करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि हम सब हरियाणा के लिए अच्छा काम करेंगे।
तो ये थे मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, जिन्होंने बताया कि उनकी सरकार का एजेंडा क्या है। सबसे पहली जो उनकी प्रतिक्रिया है मुख्यमंत्री बनने के बाद वो हमने आपको दिखाई, लेकिन ये जानते हैं जो उनके सिपहसालार हैं, जो उनके मंत्री हैं, उनका क्या कहना है। सबसे पहले हम रामविलास शर्मा जी क्या कह रहे हैं, एवं संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की, क्या वो कह रहे हैं, क्या वो करना चाहते हैं, वो आपको सुनवाते हैं। रामविलास शर्मा इस वक्त हमारे साथ है। आज उन्होंने शपथ ली है मंत्री पद की। हरियाणा में भाजपा की पहली बार सरकार बनी है। विधिवत रूप से आज मुख्यमंत्री के तौर पर मनोहर लाल खट्टर उन्होंने शपथ लिया। ये बात करते हैं शर्मा जी से। शर्मा जी, मुख्यमंत्री के लिए सबसे पहले आपका नाम चल रहा था, क्या रहा कि आप मुख्यमंत्री नहीं बने? मुख्यमंत्री के नाम का प्रस्ताव मैंने किया है और आज मैं हरियाणा की जनता जनार्दन को प्रणाम करता हूं और हरियाणा की महान जनता को सर झुका करके सलाम करते हैं। और हम उनको एक आश्वासन देके आए हैं कि हम राम राज्य की स्थापना करेंगे। हम हरियाणा में पानी, बिजली और बेरोजगार बच्चों को रोजगार देंगे। 38 विधायकों ने आपके पक्ष में लिख के दिया कि मुख्यमंत्री रामविलास शर्मा को बनाया जाए, लेकिन उसके बाद डिप्टी सीएम के लिए बात चली, लेकिन केवल मंत्री पद से आपको संतोष करना पड़ा। कोई मन में टीस है इसकी? मैंने मुख्यमंत्री जी श्री मनोहर लाल खट्टर मेरे पुराने साथी हैं, उनके नाम का प्रस्ताव मैं नहीं रखा। विस्तार हो सकता है कैबिनेट का, कितनी जल्दी हो सकता है? कैबिनेट का विस्तार होता रहता है, अभी देखेंगे। ये थे रामविलास शर्मा, जिनका कहना है कि उन्होंने 36 बिरादरी की सरकार है वो हरियाणा प्रदेश को दी है और आने वाले समय में हरियाणा प्रदेश की जनता को अच्छी सुविधाएं, ऐसा उनका कहना है। कैमरामैन जसविंदर के साथ सत्यवान महिवाल, एवं तहलका, पंचकुला। तो आपको दिखाते हैं अनिल विज, जो आज जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है, उनका क्या कहना है। हरियाणा सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर अनिल विज हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। नई सरकार बनी है, क्या प्राथमिकता होगी? विज साहब, क्या प्राथमिकता होगी नई सरकार की? हरियाणा को भ्रष्टाचार के दलदल से बाहर निकालना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। नौकरियों की दुकानें बंद कराना हमारी प्राथमिकता है। विकास में जो भेदभाव हुआ है उसको दूर करना हमारी प्राथमिकता है। चार्जशीट दायर की जाने वाली थी, आरोप पत्र तैयार करने वाला था भाजपा सरकार, जो भाजपा है, और उसकी कमेटी का अध्यक्ष भी आपको बनाया गया था, लेकिन वो अब तक नहीं आई है। कब तक वो चार्जशीट आएगी? नहीं, देखिए, वो चार्जशीट पूरी तरह से तैयार है और हमने जो चीज़ें उसमें संकलित की हैं, अब हम उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। जो लैंड एक्विजिशन की बात है, जो घोटाले हरियाणा सरकार में किए हैं, हरियाणा सरकार ने ऐसे आरोप लगाते रहे हैं, चाहे इनेलो हो या अन्य विपक्षी पार्टियां, तो उनकी जांच, घोटाले की जांच होगी। जो जमीन अधिकृत की है और मुनाफा कमा के दूसरे लोगों को दी गई है, बिल्डर माफिया को या दूसरे लोगों को, उस चप्पा जमीन की जांच कराएंगे। ये थे अनिल विज जी, जिनका कहना है कि जो तमाम जो कार्य हरियाणा सरकार में किए गए हैं, मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा के रहे हैं, उनकी जाँच कराई जाएगी और जो हरियाणा सरकार है वो हरियाणा के लोगों को अच्छी सुविधा देगी, अच्छी मूलभूत सुविधाएँ देगी, वो चीज़ें होंगी और तमाम सारे पहलुओं की जांच कराएंगे। कैमरामैन सुखविंदर के साथ सत्यवान, एवं तहलका, चंडीगढ़। तो ये जो नए मंत्री चुने गए हैं और खुद मुख्यमंत्री भी अपना एजेंडा बता रहे हैं, मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले धीमान साहब, इस जो ये बातें सामने आई है, जनहित ही उनका एकमात्र गोल है, ये बात कही जा रही है मुख्यमंत्री की तरफ से। रामराज की स्थापना की बात कर रहे हैं रामविलास शर्मा जी और थोड़े से कड़े लफ्ज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं अनिल विज जी। तो आपको क्या लगता है कि जो एजेंडा सेट किया जा रहा है इनकी तरफ से, कितना हकीकत के करीब आप इस एजेंडे को देखते हैं और कितना चुनौतीपूर्ण होगा ये एजेंडा? इस बीजेपी की सरकार का जो सबसे पहला एजेंडा जो आज नजर आया है, वो खाली अनिल विज नहीं, रामविलास शर्मा ने भी बाद में जब और बात की है, कैप्टन अभिमन्यु ने बात की है, ओम प्रकाश धनखड़ ने बात की है, चारों सीनियर मंत्री हैं, इन सब ने एक ही एजेंडा रखा है वाड्रा डीएलएफ लैंड का। और वाड्रा डीएलएफ लैंड में जो म्यूटेशन हुई, रद्द हुई, नहीं हुई, घोटाला जो हुआ, और जमीन अधिग्रहण करके, जैसे वी साहब ने कहा बड़ा विस्तार से, कि जो जमीनें अधिग्रहण करके किसी को दी गई या CLU दिए गए, बहुत सारी जमीनें ऐसी थी जिनका दफ़ा 4 और 6 के बाद सेक्शन 4 और 6 में दिए, उनका नोटिफिकेशन किया गया, लेकिन 9 से पहले वो रिलीज कर दी गई। वो मतलब इस सरकार का एक एजेंडा जो आज मुझे सबसे पहले नजर आया, वो ये आया कि पिछली सरकारों के जमीन से संबंधित मामलों की ये जांच पे बहुत सीरियस है।
पहले चुनाव प्रचार में भी ये इशू उठाते रहे, प्रधानमंत्री ने अपनी चुनावी रैलियों में भी इस बात का इशू उठाया, और सबसे पहले जो बड़ा एजेंडा जो मुझे लग रहा है वो भ्रष्टाचार का या जमीन से संबंधित मामलों का लग रहा है। और इनके दो मंत्रियों ने तो ये भी कहा कि हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जैसे जांच कराएंगे, जैसे पहले कहते थे, और आज ऑफिशियल वर्जन में उन्होंने कहा है। मुख्यमंत्री की जो इंट्रोडक्टरी मीटिंग थी अपने कैबिनेट साथियों के साथ, जो अफसरों के साथ एक मीटिंग किया है, क्योंकि फेरबदल होना है, एक मुख्यमंत्री ने अपने 43 सेकंड में ये बता दिया कि भी आपका काम हमारी जो हम योजनाएं बनाएंगे उनको लागू करना है, और सबसे एंड पे जो रिसीवर पे है वो जनहित है, जनहित के काम होने चाहिए, करने पड़ेंगे आपको। ये कहीं ना कहीं संदेश उन्होंने बड़े प्यार से दिया है। जी जी। ठुकराल साहब, आपसे जानना चाहेंगे, जो एक बात आ रही है लैंड डील के जो घोटाले हैं उनका हम पर्दाफाश करेंगे। कांग्रेस की तरफ से भी ये रिएक्शन आई थी जब पहले ये बात कही जा रही थी कि हाँ आप करवाइए, बिल्कुल पहले दुष्प्रचार हो रहा था लेकिन अब आप जांच करवाइए, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आपको क्या लगता है ये जो मामले हैं कहीं अदालतों में ही घूमते फिरते रह जाएंगे, या इसमें कहीं ना कहीं कोई इसका निष्कर्ष भी निकलता आपको दिखाई दे रहा है आने वाले समय में? देखिए, अदालतों में तो मामले जाएंगे ही, आज नहीं जाएंगे, कल जाएंगे, परसों जाएंगे, लेकिन मुझे जो बात लगती है, रामविलास शर्मा से अनिल विज इस मामले में ज़्यादा सीरियस हैं। उनको इसके बारे में जानकारी भी बहुत है जी कि ज़मीनों के मामले में होता क्या रहा है। अगर उनके पास वो महकमा आता है जैसे अर्बन ये रेवेन्यू का आता है, रेवेन्यू आता है, अर्बन डेवलपमेंट, विधानसभा के अंदर भी उठाते रहे जी। तो मुझे सबसे ज़्यादा सीरियस वो नज़र आ रहे हैं। सवाल ये होगा कि मंत्रिमंडल में अगर एक दो व्यक्ति बहुत सीरियसली इसको लेके आगे चलें। हमें ज्ञान नहीं है कि मनोहर लाल खट्टर इसके बारे में पर्सनली लेवल पे कितनी जानकारी रखते हैं और कितना वो इस तरफ चलेंगे, या कोई और बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व कितना सीरियसली लेगा। एक तो बात ये है। दूसरा ये है कि जो CLU ले गए हैं, जो ये धनाढ़ लोग बने हैं, जो बड़े बड़े घराने हैं गुड़गांव में, रोहतक में, करनाल में, बाकी जगह पे, सोनीपत में, ये जो बड़े बड़े इस वक्त धनाढ़ लोग हैं, उनका भी कहीं ना कहीं अंगली संगली आके फंस जाती है पॉलिटिकल लीडर से, लोगों के साथ जुड़ जाते हैं और कोशिश भी करते हैं। फिर उनके पास धन बहुत होता है, धन का भी इस्तेमाल करते हैं, वो धन का इस्तेमाल पॉलिटिशियन पे भी करते हैं, और उसके बाद कोर्ट्स में भी होता है, हर जगह उसका बोलबाला। भंवर में इतना आसान काम नहीं होगा। अगर आगे से आज के बाद इनकी सरकार ऐसे कानून साफ बना लें कि CLU का ये तरीका होगा, बिल्कुल पारदर्शी तरीके से काम किया जाएगा, सरकार ओपन होगी, सरकार खुले मन से विचार करेगी, मेरे ख्याल में आगे से शुरू कर लें तो पीछे का काम अपने आप ठीक होना शुरू हो जाता है। एक प्रतिक्रिया कौशल साहब की लेंगे, फिर आखिर में जवाब लेंगे हम वीर कुमार यादव जी से। कौशल जी, आपका क्या कहना है? देखिए, मेरा मानना ये है कि ये समय से पहले की बात है, बड़ी बात, जैसे विज साहब की, क्योंकि संक्षिप्त में बात करनी समय कमी है। अनिल विज का जो अपना व्यक्तित्व है, वो बीजेपी से भी लड़े, फिर बाद में आज़ाद भी लड़े, फिर बीजेपी, तो इस तरह से उनका जो बोलना है, मेरा ख्याल है कि हो सकता है पार्टी हाईकमान उनको थोड़ा सा ये भी कहे कि आप जरा थोड़ा ठंडा करके खाइए। मैं भी 30 सेकंड इस पे प्रतिक्रिया जी। तो ओम प्रकाश धनखड़, कैप्टन अभिमन्यु और अनिल विज, इन तीनों के बयान बहुत आज सख्त थे, और उससे लग रहा है कि ये सरकार न केवल जमीन के संबंधित मामलों की जांच कराएगी, जो नौकरियों के, जैसे उन्होंने कहा, नौकरियों की जो दुकानें खुली थी, ये बहुत सारी जांचें शुरू हो सकते हैं। मुझे आज आशंका नजर आ रही है कि बीजेपी का जो मंत्रिमंडल गठित होते ही सबसे पहले जो उन्होंने अपना सीधा, नहीं तो सामान्य तौर पर प्रतिक्रिया देते हैं, हम विकास करवाएंगे, हम ये करेंगे, समान विकास करेंगे, लेकिन उन्होंने टारगेट किया केवल एक मंत्री, केवल एक ही मंत्री राम राज्य की बात कर रहा था, सुपने की बात कर रहा था। हम 60 साल से 70 साल से राम राज्य की सुपने, वही आमतौर पर जो बयान आते हैं, आमतौर पे जो लुभावने बयान होते हैं, लेकिन 3 मंत्रियों ने कम से कम ठोस बात की है कि नौकरियों के मामले में, बात बीच में रही के बारे में कैसे। जी कौशल जी, आप बता रहे थे। मैं संक्षिप्त में बस एक ही सेंटेंस में बात अपनी कंप्लीट करना चाहता हूँ कि ये समय से पहले की बात है। वो चाहे कितने भी ऊंचे बोल रहे हैं, कितने भी सख्त बातें में कोई मंत्री कर रहा है, लेकिन मेरा अपना मानना है, क्योंकि इसमें बहुत सी टेक्निकल बातें होंगी, इसमें लीगल बातें आएंगी, और इसमें जैसे टुकराल साहब ने इशारा किया है, अंगली संगली जो शब्द किया है, इसमें रिश्तेदारियां निकल आती हैं, बहुत सी बातें होंगी। मेरा ख्याल है ये लायबिलिटी अभी नहीं पालना चाहिए हाईकमान, और इसमें निश्चित रूप में नीतिगत जो घोषणा है वो मुख्यमंत्री से। जी हम समय कम है कौशल साहब, माफ कीजिएगा, आपको रोकना चाहूंगा। वीर कुमार यादव जी, आखिर में थोड़े से कम समय में आपसे प्रतिक्रिया लेना चाहेंगे, क्या होगा जो ये आज बात कही जा रही है, खासतौर पर जो जमीन के घोटाले हैं उनको लेकर के, क्या रहेगा सरकार का रुख?
बिल्कुल ठीक बात है कि लैंड एक्विजिशन इंक्लूडिंग CLU जो एक धंधा बन गया था, नौकरियों में भ्रष्टाचार की बात है, हुड्डा सेक्टर पूरी तरह से ठप हो गया है, माइनिंग में जो घोटाले घपले हुए, मैं समझता हूँ इस प्रकार के जो भ्रष्टाचार हुआ वो तो प्राथमिकता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। बाकी रचनात्मक और पॉजिटिव बातें वो भी करेंगे, लेकिन जो इस टेन्योर में यानी कांग्रेस सरकार के 10 साल के टेन्योर में जो घोटाले घपले और जो भ्रष्टाचार हुआ, ये एक बहुत बड़ा इशू है और इस पर निश्चित तौर पर कोई ना कोई कार्रवाई होगी, इसमें कोई दो मत नहीं है। वीर कुमार जी, एक छोटी सी टिप्पणी, राम राज की बात कर रहे हैं रामविलास शर्मा जी। राम मंदिर तो नहीं बना, लेकिन राम राज आ जाएगा जी हरियाणा में? निश्चित तौर पर देखिए, किसी भी सरकार की जब इच्छा शक्ति होती है, जनहित की नीतियों के प्रति वो प्रतिबद्ध होते हैं जी, तो मैं समझता हूं कि उसमें कहीं दिक्कत नहीं आती। और चाहे आज हमारी अर्थव्यवस्था बिल्कुल लड़खड़ा रही है, चाहे संसाधनों की कमी है, चाहे कर्ज में हम डूबे हुए हैं, लेकिन मैं समझता हूं जब हमारी इच्छा शक्ति होगी तो निश्चित तौर पर और हम हरियाणा का विकास भी करेंगे और जनता की भावनाओं के अपेक्षाओं के अनुरूप हम कार्य करेंगे और उसमें हमें सफलता मिलेगी। चलिए चलिए, A1 तहलका की तरफ से बहुत शुभकामनाएं हैं आपको। जो आप सोच रहे हैं, कम से कम रामराज आ जाए और बाकी जो चीजें हैं जो आपने वायदे किए जनता से, वो पूरे हो जाएं। फिलहाल आज की चर्चा में इतना ही, वक्त कम है, नहीं तो हम चर्चा को और भी बढ़ाते, लेकिन वक्त इजाजत नहीं दे रहा है। सभी मेहमानों का शुक्रिया, कौशल साहब आपका भी शुक्रिया, ठुकराल साहब आपने भी वक्त दिया, आपका शुक्रिया। वीर कुमार यादव जी, आपने हमें जानकारियां दी, उसके लिए आपका शुक्रिया। और धीमान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल आज की चर्चा में इतना ही। आप देखते रहिए A1 तहलका हरियाणा। नमस्कार।